आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग सबसे पहले होगा इसका स्रोत, इसको पढ़ना क्या सब है। सबसे पहले होगा स्रोत, स्रोत के बाद होगा दूसरा परिचय, परिचय तीसरा हो जाएगा हमारा स्रोत परिचय स्थल, स्रोत परिचय स्थल। उसके बाद चौथा हो जाएगा सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। पांचवा हो जाएगा धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति। और छठा हो जाएगा सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक स्थिति। और सातवां हो जाएगा विज्ञान। और आठवां हो जाएगा पतन। बात यही 8 चीज हम लोग पढ़ते हैं। 8 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला हो गया स्रोत, दूसरा हो गया परिचय, तीसरा स्थल, चौथा सिंधु घाटी सामाजिक स्थिति, पांचवा धार्मिक स्थिति, छठा व्यापारिक स्थिति या वाणिज्यिक, व्यापारिक या व्यापार। और उस समय का विज्ञान क्या था, पतन कैसे हुआ। तो ये 8 चीज हमें, ये 8 हमारा वर्गीकृत हुआ, 8 पॉइंट हमारा बन रहा है। और इस पॉइंट को यदि हम डिफाइन कर लेते हैं तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हो गया स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग समझें जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। तो सबसे पहले इसका स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं, जो स्रोत की पता कहाँ से चलती है। तो स्रोत, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में एक लिपि है, वो चित्रात्मक लिपि है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी बात नहीं थी जो लिपि नहीं थी। हमारे पास साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का। क्यों? चूंकि अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये चित्रात्मक शैली थी। उसके बाद यदि ये साहित्यिक स्रोत हमारे पास में यदि उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में हम पुरातात्विक स्रोत पे हम निर्भर होते हैं। और पुरातात्विक स्रोत के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जो भी जानकारी उपलब्ध है वो पुरातात्विक स्रोत के आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग पुरातत्व के बारे में समझें। जो पुरातात्विक क्या होता है। पुरातत्व का अर्थ होता है, जो पुरातत्व वह विज्ञान है जो नीचे की सामग्री, पृथ्वी में दबी हुई किसी भी सामग्री से उस समय के लोगों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसका सबसे पहले पीट रिवर्स महोदय जो मिस्र के थे वो 1835 से 1902 तक के मध्य में उनका जीवन काल रहा। और वो पुरातत्व का खोज किए, पुरातत्व सिस्टम का उन्होंने खोज किया। उसके बाद हम लोग भारत में यदि देखते हैं तो 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। और 1872 ईस्वी में कनिंधम महोदय को इसका डायरेक्टर बनाया जाता है। और 1902 ईस्वी में सर जॉन
मार्शल को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। वैसे इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने एक सभ्यता की खोज की, जिस सभ्यता का नाम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अच्छा, ये दयाराम साहनी पहले व्यक्ति नहीं थे, राखलदास बनर्जी पहले व्यक्ति नहीं थे। इससे पहले भी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसल ने उस टीले के बारे में बताया था कि ये सैंधव सभ्यता का इसमें कुछ न कुछ अवशेष है। फिर 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइनें बिछ रही थी। उसमें ब्रंटन महोदय ने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। 1873 में कणिधम महोदय तथा 1912 ईस्वी में फ्लीट महोदय भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए थे, लेकिन उनके पास में कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिला। और यहाँ पे दयाराम साहनी 1921 में और राखलदास बनर्जी 1922 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर का उत्खनन कर ये साबित कर दिए जो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता एक महान सभ्यता थी। इसलिए हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी पता लगाया गया था सैंधव सभ्यता के बारे में, कुछ न कुछ ये लोग बताए थे, लेकिन उन लोगों के पास में कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं था। अब हम लोग देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी कितना थी। तो चौहद्दी में हम लोग चले जाते हैं उत्तर में। तो उत्तर में हो गया जम्मू कश्मीर, दक्षिण में गोदावरी नदी, पूरब में हिंडन नदी और पश्चिम में मकरान। ये चौहद्दी हो गया। यहाँ पूरब से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी है। ये हमें सैंधव सभ्यता की चौहद्दी के बारे में बताता है। अब हम लोग देखेंगे स्थल। अब हम स्थल के बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहला स्थल जो बड़ा स्थल है वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा शहर जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसको जुर्मा कहा जाता है। जुर्मा राजधानी इसको बताया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ सबसे पहले होता है मृतकों का टीला। सबसे पहले इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। उसके बाद यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ से कांस्य की नर्तकी और सूती कपड़े का साक्ष्य भी मिला है। सूती कपड़े का साक्ष्य भी मिला है। तो स्नानागार, कांस्य की नर्तकी, सूती कपड़े का साक्ष्य, पशुपति की मूर्ति, हाथी का कपाल और हाथी दांत का तराजू। हाथी का
कपाल और हाथी दांत का तराजू, हाथी दांत का तराजू। मेसोपोटामिया की मोहर, मेसोपोटामिया की मोहर, मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त हुआ है। यहां से सीप का पैमाना, सीप का पैमाना। ऐसा अक्सर क्वेश्चन में आता है जो मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, स्नानागार, कांच की नर्तकी, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, पशुपति की मूर्ति, हाथी का कपाल, हाथी का तराजू, हाथी दांत का तराजू, मेसोपोटामिया की मोहर और सीप का पैमाना प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा में देखते हैं इस दोनों के बीच, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच लगभग 650 किलोमीटर की दूरी थी और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक जैसा शहर था, दोनों ही बड़ा शहर था। यहाँ पे फारस की मोहर, सॉरी, यहाँ पे हड़प्पा में एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। दूसरा, हड़प्पा से स्त्रियों की मूर्ति प्राप्त हुई है, स्त्रियों की मूर्ति प्राप्त हुई है। तीसरा, मातृदेवी की मूर्ति मिला है। हड़प्पा से अन्नागार, स्त्रियों की मूर्ति और मातृदेवी की मूर्ति। उसके बाद लकड़ी का हल और शंख का बैल, तांबे की मुहर, शंख का बैल, तांबे की मुहर, तांबे की मुहर प्राप्त हुआ है। हम हड़प्पा से देखते हैं अन्नागार, स्त्रियों की ढेर सारी मूर्तियां, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी का हल, शंख का बैल, तांबे की मुहर, जौ, मटर और तिल। इस प्रकार हम लोग देखते हैं अन्नागार, स्त्रियों की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी का हल, शंख का बैल, तांबे की मुहर, गेहूं, जौ, मटर, तिल, ये इतने सारे चीज़ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हम लोगों के जो भी कंपटीशन के एग्जाम परीक्षार्थी हैं, इनमें से क्वेश्चन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ऐसा पूछा जाता है। इसके बाद है लोथल, इसके बाद है चन्नूहरो, इसके बाद है कालीबंगा, बनवाली। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में बताया जाएगा। जय हिंद।